हेलो गाइस। तो अगर आप पीएसयू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब भी आप एग्जाम देते हैं किसी भी पीएसयू का तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, तो ये आज लास्ट दिन होने वाला है कि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आई हो। इसके बाद आप जो भी पीएसयू के एग्जाम दोगे उनमें इंग्लिश से रिलेटेड तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस जो मैं चीजें बताऊंगा वो आप कर लेना। इस वाली वीडियो में जो भी बताऊंगा, जो भी लाइक नोट्स टाइप दूंगा या फिर जो भी कुछ चीजें यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है, उनको अच्छे से फॉलो अप कर लेना। अब आगे जो भी एग्जाम आएगा, लाइक अभी एचपीसीएल आ रहा है, मोएल का आना है, एनसीएल आएगा, ठीक है, मतलब जो भी पीएसयू का एग्जाम आएगा अगर उसमें इंग्लिश है तो उसका डर इस वाली वीडियो के बाद आपका खत्म होने वाला है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखो, मैंने जनरली जितने भी पीएसयू एग्जाम होते हैं सबका एनालिसिस कर लिया है और ये समरी है। इन सब में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि ये वाले चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पैसेज में अकेले एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, ठीक है। डिग्री इसका इसमें से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आर्टिकल से। मैं इस तरीके से बताऊंगा जल्दी जल्दी फास्ट वे में कि आप क्वेश्चन फॉलो कर दो, ना कि आपके दिमाग में मैं कॉन्सेप्ट बनने की कोशिश करूंगा। मुझे कॉन्सेप्ट नहीं सिखाना, वो सीखना हो तो इंग्लिश के किसी टीचर से आके पढ़ो, ठीक है। मैं बस इतना बता दूंगा कि क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे और आपको ऐसे करना है। तो देखो, पीएसयू एग्जाम में जो ए एंड आर्टिकल होते हैं बेसिकली, तो इनका यूज जनरली वो ब्लैंक स्पेस मतलब फिल इन द ब्लैंक में बीच में डाल देगा, बोल देगा कि इनमें से क्या यूज करें। तो जनरली मैंने देखा है ये ए और एन का ही यूज ज्यादातर देखने को मिलता है। दा मतलब ऐसे मुझे नहीं, अभी तक मुझे एक क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें कि दा यूज हुआ हो, या तो ए या फिर एन। अब ए का यूज हम कब करते हैं, एन का यूज हम कब करते हैं? ए का यूज करते हैं देखो, जब भी कोई वर्ड को आप बोल रहे हो तो वो प्रोनाउंसिएशन हिंदी का देखा करो, ना कि इंग्लिश का। अब जैसे बैट है तो बैट में ये बा वाला देखो, ना कि ये बी अक्षर, ठीक है। तो बैट है, बा है, कंसोनेंट आ रहा है, हिंदी वाला कंसोनेंट आ रहा है, तो इसके सामने ए लगेगा, ठीक है ना। अब देखो, एलिफेंट है, एलिफेंट में ए ये वाला है देखो, ना कि ये अक्षर ई, ठीक है। तो एलिफेंट ये स्वर है, वोवल है, तो इसके सामने एल लगेगा, ठीक है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखने को यू है, वैसे ही बोल दोगे कंसोनेंट है तो ए लगा दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा वहीं पे, क्योंकि अम्ब्रेला को हम अम्ब्रेला करके पढ़ते हैं, तो ए है तो एन लगेगा। उसी तरीके से यूनिटी, यूनिटी देखने में यू लग रहा है, कंसोनेंट लग रहा है, लेकिन है ये यूनिटी, ठीक है। तो यू कंसोनेंट है तो ए लगेगा। इसी तरीके से ऑस्ट्रिच, ओ मतलब एन, ठीक है। आवर, अब देखो ऐसे हावर नहीं बोलेंगे, हावर ऐसे आर बोलते हैं, ठीक है। तो आर में आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम एन लगाएंगे, ठीक है। इसे यूरोप नहीं बोलते हैं, यूरोप बोलते हैं। यू मतलब ये या वाला ये, तो ये कंसोनेंट है तो ए आएगा, ठीक है ना। यूनियन में यू फिर अगेन या आ रहा है, कंसोनेंट है, ए आएगा, ठीक है। ये ए एन का प्रयोग खत्म। वैसे दा का बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जनरली ए और एन यूज होते हैं, लेकिन एक चलो बता देता हूँ, दा भी। तो जल्दी से देखते हैं दा का प्रयोग। देखो, ये जितना भी मैं लिखा रहा हूँ लिख लेना, अपने हाथ से नोट्स बना लेना, कॉपी बना लेना, क्योंकि जो जल्दी इतनी आलसीपन दिखाता है उसका कभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यूज ऑफ दा, संसार में एक, जैसे कि सन, मून, अर्थ, स्काई, ये संसार में एक है, तो इनके नाम से पहले दा लगेगा। दा सन, दा मून, दा अर्थ, दा स्काई, ठीक है। नदियों के नाम से पहले दा गंगा, दा यमुना, दा कावेरी, ठीक है। पर्वतों के नाम से पहले हिमालय के आगे दा लगेगा, हिमालय, कैलाश, जितने भी अरावली, जितने भी पर्वत है उन पर्वतों के नाम से पहले दा लगेगा। धार्मिक पुस्तकों, रामायण, गीता, कुरान, ठीक है, बाइबल, इन सभी के नाम से पहले दा लगेगा। ऐतिहासिक इमारत है, ताजमहल, लाल किला, ठीक है, रेड फोर्ट, जो भी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उनके नाम से पहले दा लगेगा। समाचार पत्रों, अमर उजाला के नाम से पहले दा अमर उजाला, दैनिक जागरण, ठीक है, पंजाब केसरी, जितने भी अखबार वगैरह आते हैं उनके नाम से पहले दा लगेगा। विशेष व्यक्तियों के नाम से पहले दा प्राइम मिनिस्टर, दा प्रेसिडेंट, दा किंग, दा क्वीन। दिशाओं के नाम से पहले दा ईस्ट, दा वेस्ट, दा नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो इन सभी के नाम से पहले दा का यूज होता है। आर्टिकल आपके खत्म, ए एन दा खत्म। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये जब भी क्वेश्चन आता है इंग्लिश में हमेशा मुझे 1-2 नंबर देके ही जाता है। मुझे ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा सरल लगते हैं। अब आपको भी लगाएंगे, देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बिहाइंड क्लोज डोर्स, मतलब कि बिहाइंड मतलब पीछे, क्लोज डोर बंद दरवाजों के पीछे, बंद दरवाजों के पीछे। इसको समझो, ये सेंस क्या कर रहा है, मतलब ये नहीं डायरेक्ट हिंदी कर देनी है इसकी, इसका मतलब निकालना होता है हमें। बिहाइंड क्लोज डोर, बंद दरवाजों के पीछे,
इसका मतलब बंद दरवाजों के पीछे, इसका मतलब कोई ऐसी चीज कर रहा होगा जो कि नहीं दिखाना चाह रहा है किसी को, इसलिए ही तो ये वाला सेंटेंस बोल रहा है कि बंद दरवाजों के पीछे, मतलब हमें कोई चीज नहीं दिखानी, ठीक है, या फिर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हो, हमें वो चीज गुप्त रखनी है, हमें वो चीज प्राइवेट रखनी है, हम किसी को नहीं दिखाना चाह रहे। ये वाला क्वेश्चन इजी इसलिए होते हैं क्योंकि अब वो मैं बता रहा हूं, डायरेक्टली जो स्टेटमेंट है उसी से मिलता जुलता जो भी स्टेटमेंट इसमें होगा एग्जैक्ट, वो हमेशा गलत होता है। जैसे कि बिहाइंड क्लोज डोर्स, अब देखो सम प्राइवेट टास्क डन बाय समवन, ठीक है, ये देखते हैं अभी एक्ट ऑफ क्लोजिंग द डोर, ये एकदम इसी से मिलता जुलता बना दिया इन्होंने, मतलब कि इन्होंने बोल दिया है कि क्या कहते हैं एक्ट ऑफ क्लोजिंग द डोर, दरवाजे को एक तरीके से बंद करने का एक्ट, तो ये तो एकदम गलत हो गया। दरवाजे जैसी चीज तो इसमें कभी नहीं आएगी, ठीक है, गेट बंद कर देना इस तरीके से ये तो कभी होगा ही नहीं। अगला देखो सम एक्ट डन प्राइवेटली, ठीक है, इन दोनों में से हो सकता है ये हो सकता है, ये हो सकता है। समवन बिहाइंड द डोर, कोई दरवाजे के पीछे है, ठीक है, ये तो मतलब जो डायरेक्टली इससे मिलते जुलते स्टेटमेंट हो वो तो हमेशा ही गलत होते हैं, कि डायरेक्टली यही लिख दिया इन्होंने, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो देखते हैं। सम एक्ट डन प्राइवेटली, हाँ कुछ काम प्राइवेट किया जा रहा है, ठीक है, प्राइवेटली कुछ काम किया जा रहा है, हाँ ठीक है, ये हो सकता है। सम प्राइवेट टास्क डन बाय समवन, कुछ प्राइवेट टास्क किसी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, ये तो दोनों में से कुछ हो सकता है। अब इसमें क्या है, अब डन बाय समवन किसी के द्वारा, अब इससे क्या मतलब है, ऐसे तो कुछ दे नहीं रखा कि कोई एक कर रहा है 50 कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, ये एक कॉमन स्टेटमेंट है, सम एक्ट डन प्राइवेटली, हाँ कुछ काम है जो कि प्राइवेटली किया जा रहा है, ये इससे एकदम मिलता जुलता है। इसमें इन्होंने ये बोल दिया बस कि सम प्राइवेट टास्क डन बाय समवन, किसी एक के द्वारा किया जा रहा है, कुछ आदमी के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसा तो कुछ हमें यहाँ पे दे नहीं रखा कि एक के द्वारा किया जा रहा है, 50 के द्वारा किया जा रहा है, 100 आदमी है, 200 आदमी है, ठीक है, तो ये ज्यादा एक लॉजिकल है, एक कॉमन सेंटेंस है, ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक और इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर नोन फॉर कीपिंग ओपन हाउस, मतलब इस गांव के लोग अपने घर को खुला रखने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इडियम्स है इसका आपको वो बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, मतलब कि इसका सेंस क्या होगा। इस वाले क्वेश्चंस में हमेशा ये देखा करो, इसकी जो हिंदी करने पर ही मिल जा रहे हैं इसमें से आंसर, वो हमेशा गलत होंगे। इसका जो सेंस करने पर जो हमें पता लगेगा वो आंसर होता है इसका हमेशा, ठीक है। तो कीपिंग ओपन हाउस मतलब अपने घर को खुला रखना, इसका क्या नाम से क्या पता चल रहा है, मतलब इस वर्ड से, इस चीज से आपको क्या पता चल रही है कि कीपिंग ओपन हाउस, अपने घर को खुला रखना, इसका मतलब है कोई भी आ जाए भैया सबके लिए वेलकम है, सबके लिए हम मेहमान नवाजी करेंगे, सबको चाय पानी जो भी आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी चाय पानी पीना हो आओ बैठो, ठीक है, सबको वेलकम किया जाएगा अच्छे तरीके से। तो अब देखो, अब देखते हैं ये सब, नेवर लॉकिंग इट, मतलब कभी इसे बंद नहीं करना, कभी ताला नहीं लगाना, ये क्या है, तो इससे डायरेक्ट जो मिलता जुलता है, इसकी जो हिंदी करने पे ही आ जा रहा है वो तो हमेशा गलत होता है, ठीक है। नेवर वरिंग अबाउट सिक्योरिटी ऑफ देयर हाउस, मतलब उन्हें कभी अपने घर की चिंता ही नहीं होती, अपने घर की सिक्योरिटी की कभी चिंता ही नहीं होती है, ये तो एकदम ही गलत है, ठीक है। तो हाँ, ऑफरिंग हॉस्पिटलिटी टू एवरीवन, हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना या फिर स्वागत करना या फिर अतिथि सत्कार करना, ठीक है, तो ये लिख लेना वर्ड, तो यही इसका आंसर है। ये डायरेक्टली कीपिंग ओपन हाउस, अब ये बताओ अपने घर को खुला रखना है, ये इससे मिलता जुलता है क्या, मतलब इससे डायरेक्टली हिंदी करेंगे तो ये आएगा नहीं, लेकिन इसका जो सेंस करेंगे तो वो ये वाला बनेगा, यही आंसर होगा, ठीक है। वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस मतलब बहुत अच्छा बना हुआ घर, क्या है ये, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में देखो, ये तो सरल है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी, 4 में से 2 तो आप एलिमिनेट कर जाओगे इसी की बेसिस पर, हिंदी करके, ठीक है। 2 ऑप्शन में हमेशा डाउट रहता है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास, ठीक है, ये है कुछ ऐसे जो फेमस, जो आते ही रहते हैं, ठीक है, जो कई बार देखे गए हैं, जो जनरल हैं, वो इडियम्स फ्रेजेस हैं, अवेलेबल हैं, यहाँ पे हैं और इस वाली बुक में भी हैं, तो वो मैं बेसिकली ग्रुप में भेज दूंगा पीडीएफ बना के, तो वहां से पढ़ लेना, एक बार सब चीजों को पढ़ लेना, तो आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा, आप थोड़ा अच्छे से गैस कर पाओगे एग्जाम में।
तो अगला टॉपिक हम देखेंगे पैसेज। पैसेज वाला जो लंबा सा पैसेज दिया होता है और उसके नीचे उसके बाद लगभग 3 4 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एचपीसीएल में 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और मुझे लग रहा है जहां पर भी इंग्लिश आती है तो ये एक क्वेश्चन मिनिमम आना ही आना है। तो पैसेज में देखो 5 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे डायरेक्टली वो क्वेश्चन पढ़ना, पैसेज देखना, उसमें डायरेक्टली मिल जाएंगे। जैसे ही वो वर्ड मिले वहां पर उसी को फिर ऑप्शन से मिला लेना, ठीक है। तो 3 तो डायरेक्टली देख के आपको उसी में मिल जाएंगे, मतलब पूरा पैसेज पढ़ लेना तो 3 तो वहीं से हो जाएंगे। एक आएगा कि कोई भी उन्होंने वो कर रखा होगा अंडरलाइन किसी भी वर्ड को, उसका पूछ लेंगे इसका एंटोनिम बता दो या फिर इसका सिनोनिम बता दो। लास्ट में एक क्वेश्चन होता है इस जो पूरे पैराग्राफ का मेन थीम क्या है, टाइटल क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये पूरा जो पैराग्राफ है वो क्या कहना चाह रहा है, किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये 3 तो देखो डायरेक्टली आप एक बार पढ़ोगे पूरे पैराग्राफ को, ऐसे कर लेना। उसमें जो मेन वर्ड्स दे रखे होंगे क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे मान के चलो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ वर्ड दे रखे होंगे, पूरे पैसे में जल्दी जल्दी पढ़ के देखना कि ये वाले वर्ड कहाँ है, उसी के आगे पीछे वो तुम्हें पूरा का पूरा सेंटेंस मिल जाएगा, तो उसी में फिर टिक लगा देना, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे आपके। ये वाला एंटोनिम के लिए अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। और ये आपको जो मेन चीज पर फोकस किया जा रहा हो वो आपको बतानी है कि पूरे पैराग्राफ में किस मेन चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो है डिग्री। तो डिग्री बेसिकली क्या है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कंपैरिजन करने के लिए, एडजेक्टिव क्या होते हैं, लंबा, छोटा, गट्टा, सुंदर, बदसूरत, ठीक है, मक्कार, ये तरीके की चीजें ये आपकी डिग्री में आती हैं। अब ये जो तीनों डिग्री हैं ये आपको कहीं ना कहीं ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। करेक्ट दी सेंटेंस उसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं मिनिमम 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो इसका आ ही जाता है। अब देखो क्या है, पहले मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, फिर पूरा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके। पॉजिटिव डिग्री क्या है, राम लंबा है, राम इज टॉल, ये सिंपल है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं, तो ये है पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों या दोषों में तुलना की जाए, मतलब कि 2 लोगों में तुलना की जाए। राम इज टॉलर देन श्याम, तो यहाँ पर 2 लोगों के बीच में तुलना की जा रही है कि राम श्याम से लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, इसमें क्या है, सर्वोपरि, सबसे ज्यादा ऊपर रखा जाए। राम इज टॉलेस्ट इन दी क्लास, राम पूरी क्लास में सबसे ज्यादा लंबा है, ठीक है। यहाँ पर हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। अब देखते हैं बेसिकली इंग्लिश में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, अब मैं वो बता रहा हूँ। तो देखो पॉजिटिव डिग्री में तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब जस्ट सेंटेंस देख लो। तो राम इज टॉल, राम लंबा है, तो यहाँ पर ये टॉल है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि इसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। ही इज पुअर मैन, वह कैसा आदमी है, वह गरीब आदमी है, तो ये पुअर जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, मेन चीज इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं वो कैसे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। कंपैरेटिव डिग्री मैंने बता दिया, दो लोगों के बीच में यहाँ पर तुलना होगी। तो राम इज टॉलर, राम लंबा है श्याम से, तो इसमें 2 लोग हैं, एक राम है एक श्याम है, 2 लोग आ गए, तो यहां पर देन का यूज होगा इस वाले में। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जब भी 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो तो यहां पर देन का यूज होगा, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है, ठीक है। मोर आपको इसी में देखने को मिलता है, मोर सुपरलेटिव में या फिर पॉजिटिव डिग्री में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखो पहले तो राम इज टॉलर देन श्याम, तो ये बेसिकली इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक आएंगे, आपको बनना होगा। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला, देन क्यों आई, क्योंकि 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक है सरला एक है सीता। अब जब भी ऐसे वर्ड देखने को मिले कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, पीरियर, तो इस वाले केस में देन की जगह टू लगता है। तो ये 4 केस रट लेना, इनके केस में टू देखने को मिलेगा बस यहाँ पे, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक ऐसे करके होंगे, आपको फिल करना होगा, या फिर मान के चलो ये पूरा सेंटेंस दे रखा होगा, देन की जगह यहाँ पर वो और कुछ दे देगा, मान के चलो टू दे देगा, मतलब कुछ भी दे देगा, तो वो पूछ लेगा कि कौन सी इनकरेक्ट आती है ना, कि करेक्ट दी सेंटेंस, इस तरीके के, तो वो आपको बताने होंगे, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगी। अब देखेंगे सुपरलेटिव। तीसरी डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें मैंने क्या बताया था, किसी को सर्वोपरि बताया है, मतलब सबसे ज्यादा बताया जाए उसे, चाहे वो सबसे ज्यादा लंबा हो, सबसे ज्यादा सुंदर हो, ठीक है, इस तरीके से। तो राम है टॉलेस्ट बॉय ऑफ कॉलेज, मतलब राम कॉलेज का सबसे लंबा लड़का है। तो इसमें क्या होगा, जब भी ये टॉलेस्ट आए, जब भी कोई एडजेक्टिव आए, तो उससे पहले दा का यूज होता है, मतलब कि जब किसी को सर्वोपरि बताया जाए तो वहां पर दा का यूज होगा, ठीक है। तो सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल इन दी क्लास, तो ब्यूटीफुल से पहले मोर लगता है या फिर मोस्ट लगता है। तो मोर कंपैरेटिव डिग्री में लगता है जब 2 लोगों के बीच में तुलना की जाए, और जब सबसे ज्यादा सुंदर बताया जाए, सबसे ज्यादा सर्वोपरि रखा जाए, तो उस केस में मोस्ट लगता है।
ठीक है। तो सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको द और मोस्ट ये दो वर्ड देखने को मिलेंगे। तो आपको सिर्फ ये करना है, जब भी लगे आपको कि इसको तो सबसे ज्यादा ऊपर बताया जा रहा है, मतलब कि टॉलेस्ट, ठीक है, स्मार्टेस्ट, ठीक है, और यंगेस्ट, एल्डरेस्ट, इस तरीके से देखने को मिले आपको, तो दा का यूज करना है पहले। अब दो ये कुछ पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री हैं। जैसे टॉल की कंपैरेटिव डिग्री होती है टॉलर, टॉलेस्ट, मतलब इसमें ई आर लगेगा कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में लगता है ई एस टी। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। कुछ होते हैं जिनमें कि मोर और मोस्ट लगता है, जैसे कि ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री। कभी ये नहीं सुना होगा ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ठीक है। तो डिफिकल्ट का आपने हमेशा सुना होगा मोर डिफिकल्ट, ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट मतलब कि कठिन, ज्यादा कठिन, सबसे कठिन, ठीक है। तो डिफिकल्टर कभी नहीं सुना होगा, डिफिकल्टेस्ट कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। तो जिस तरीके से मैंने अभी पिछली बार बताया था, तो ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो जहां पर भी आपको ऐसे सेंटेंस में दाल लगने को मिल गया, तो इसका मतलब उसके बाद ये वाली सुपरलेटिव डिग्री ही लगेगी, मतलब कि लास्ट में ईएसटी ही आएगा, ठीक है ना। जहां पर भी मोस्ट देखने को मिल गया, इसका मतलब वो सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा है। जहां पर भी ईआर देखने को मिल गया सेंटेंस में, तो उससे पहले क्या बताया था मैंने, देन लगता है, कंपैरिजन करते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तीनों अलग अलग वैरायटी में लिए हैं यहाँ पे। माई फादर इज एज डैश एज हिज फादर। तो इसमें देखो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक है माई फादर मेरे पिता, एक है इनके भी पिता, ठीक है, हिज फादर। तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो कौन सी डिग्री आएगी, ये फिल इन द ब्लैंक में बनना है आपको। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव सुपरलेटिव, दो लोगों के बीच में कम तुलना हो रखी होती है, तो स्ट्रॉन्गर यूज करते हैं हम, ठीक है, स्ट्रॉन्गर। तो अब देखो देन की जगह यहाँ पे एज आ गया, ये चेंज हो सकता है, ठीक है, वो देख लेना। मतलब कुछ ना कुछ तो आपको हिंट मिल ही जाएगी, या तो यहाँ पर देन आ जाएगा, या फिर इनमें से ई आर पता चल जाएगा आपको। अगला देखो माई हाउस इज, ये यहाँ पे ब्लैंक है। बिग, बिग की वो बननी है आपकी, फॉर्म बननी है। बिग की कौन सी फॉर्म बनेगी, मतलब माई हाउस इज डैश देन योर्स। मतलब एक तो दो कई तरीके से पता चला है। तो एक तो माई हाउस इज डैश देन योर्स, मतलब दो लोगों के बीच में, दो घरों के बीच में तुलना हो रही है। एक है मेरा हाउस, एक है तुम्हारा हाउस। दो एक तरीके से इसी से पता चलेगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। दूसरा देन भी आ गया, ठीक है। तो कौन सी डिग्री यूज होगी, बिग, बिगर, बिगेस्ट, कौन सी यूज होगी, बिगर वाली, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। इंग्लिश इज, इंग्लिश है डैश इजीएस्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज टॉट इन दी स्कूल। इंग्लिश को सबसे सरल लैंग्वेज बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, सबसे सरल बताया जा रहा है। इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है। और इजीएस्ट, ईएसटी भी आ गया, ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, ठीक है। तो वैसे ही पता चल रहा है। तो इंग्लिश इज द, मैंने बताया था जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज हो तो उससे पहले द का यूज होता है, या फिर जब भी सबसे ज्यादा ऊंची या फिर सबसे ज्यादा नीची, इस तरीके से सर्वोपरि किसी चीज को दिखाया जाए तो उसके इसमें दा का यूज होगा। और यहाँ पर ईएसटी, वीएसटी, इस तरीके की कुछ चीज देखने को मिल जाएगी। ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म। तो अगला टॉपिक अब हम देखने आ रहे हैं, रीअरेंज द सेंटेंस। तो देखो गेट में भी एक क्वेश्चन इसका आता ही है, बाकी पीएसयू एग्जाम में 1, 2, 3 मतलब 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं कई एग्जाम में, तो ठीक है। तो एचपीसीएल में एक तो 100% आना ही आना है। तो देखो इसमें क्या है, ये वंस माई फ्रेंड वर डिस्टर्बिंग द रूम, ये 1 और 6 ये फिक्स हैं, मतलब कि ये इनके बीच में ही आपको ये सब लगानी है, मतलब पहले पर ये सेंटेंस आएगा, ठीक है। अब पी क्यू आर एस को आपको अरेंज करना है। अब इसमें ट्रिक क्या होती है, आपने किसी दो को भी इनमें से पता लगा लिया कि हाँ भाई क्यू के बाद एस आएगा या फिर आर के बाद पी आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। अब इसकी, इस क्वेश्चन को करने की सबसे ट्रिक, सबसे टिप यही रहती है कि कैसे भी करके आपको ये पता लगाना है कि सबसे पहले मतलब कुछ ना कुछ क्लू, पहले कोई भी अगर कोई सेंटेंस बोल रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें उसने बताई होंगी। मान के चलो एक राजा था, वो जंगल में रहता था, उसके 4 पुत्र थे, ये ऐसे करके कुछ। तो जो एक राजा था वो सबसे पहले बोलना पड़ेगा उसे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उसने चालू कर दिया कि जंगल में रहता था वो, ठीक है, 4 पुत्र थे, ऐसा करके नहीं। सबसे पहले एक राजा था, वो वाली लाइन आना जरूरी है, तभी आगे का हो पाएगा, ठीक है। अब थोड़ा समझ, इससे समझोगे तो समझ में आएगा। वंस माई फ्रेंड वर डस्टिंग द रूम, एक बार मेरा दोस्त
कमरा साफ कर रहा था। सी मतलब लड़की है, तो यहाँ पे वंस माई फ्रेंड वाज डस्टिंग द रूम, एक बार मेरी दोस्त कमरा साफ कर रही थी। तो अब पहले देख लेते हैं सबको। सी फ्लश्ड हर आई विद वाटर फॉर 5 मिनट, उसने अपनी आंखों में 5 मिनट के लिए 5 मिनट तक पानी को छिड़का। ठीक है। आई टोल्ड हर नॉट टू रब हर आई फोर्सफुली विद हर फिंगर, मैंने उसे बताया कि अपनी आई को जबरदस्ती उंगली से मलो मत, रगड़ो मत। ठीक है। सी स्टार्टेड टू रब हर आई फोर्सफुली विद हर फिंगर, सी स्टार्टेड टू रब हर आई फोर्सफुली विद फिंगर, उसने जबरदस्ती, फोर्सफुली मतलब उसने जबरदस्ती अपनी आंख को रगड़ना, अपनी आंख को मलना स्टार्ट किया। ए डस्ट पार्टिकल फेल इनटू हर आई, एक डस्ट पार्टिकल, एक कण, एक धूल का कण उसकी आंख में गिर गया था। ठीक है। अब देखो, अब यहां से देखो सबसे पहले कौन सा आएगा। वंस माई फ्रेंड वाज डस्टिंग द रूम, एक बार मेरी दोस्त कमरा साफ कर रही थी। उसके बाद ये आ सकता है क्या, सी फ्लश्ड हर आई विद वाटर, मतलब उसने आंख में पानी डालना छिड़का, पानी छिड़कना स्टार्ट किया। क्यों किया भाई, मतलब कुछ रीजन तो होगा उसका, तो इसका मतलब ये तो कभी नहीं आ सकता। मतलब पहले एक स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी, इसको लिखने के लिए हमें दूसरे पे इसका रीजन पता होना चाहिए। जब तक रीजन ही नहीं पता ये नहीं लिख सकते। अब मान के चलो इसके बाद ये लिख देंगे कि आई टोल्ड हर नॉट टू रब हर आई, तो रब हर आई क्यों भाई, आंख को क्यों वो रब करेगी, क्यों आंख को मलेगी, तो अभी भी कोई रीजन नहीं आया है इसका। अगला देखो, सी स्टार्टेड टू रब, फिर वही बात, आंखों को रगड़ना स्टार्ट किया, क्यों किया। अब देखो ये आ गया, ए डस्ट पार्टिकल फेल इनटू हर आई, एक बार मेरी दोस्त कमरा साफ कर रही थी तो एक धूल का कण उसकी आंख में गिर गया। सबसे पहला स्टेटमेंट हमें मिल चुका है। ये एस वाली किसमें है, एस वाला सिर्फ एक में है, ऑप्शन खत्म। ठीक है। चलो तब भी मैं एक बार पूरा मिला के बता देता हूं, एक ही से पता चल गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन से। आगे देखते हैं। ठीक है। तो एक डस्ट का मेरी दोस्त एक बार कमरा साफ कर रही थी, एक धूल का कण उसकी आंख में गिर गया। उसके बाद क्या हुआ, सी फ्लश्ड हर आई विद वाटर फॉर 5 मिनट, ये हो सकता है क्या, देखते हैं। आई टोल्ड हर नॉट टू रब, मतलब उसने बताया, तो ये तो कभी आ ही नहीं सकता अभी इसके बाद तुरंत। ठीक है। क्योंकि पहले वो कुछ कर रही होगी तभी तो वो उसकी दोस्तों से कुछ बताएगी। ठीक है। तो सी स्टार्टेड टू रब, हाँ इसके बाद ये आ सकता है, एक धूल का कण उसकी आंख में गिर गया। सी स्टार्टेड टू रब हर आई फोर्सफुली, उसने जबरदस्ती आंख को रगड़ना, आंख को मलना स्टार्ट किया। तो इसके बाद ये आ सकता है आर, एस आर। ठीक है, एस आर। अब देखो अगला, तो अब सी स्टार्टेड टू रब हर आई फोर्सफुली विद हर फिंगर, तब उसने बोला कि भाई, ठीक है अब क्या है इसके आगे, हाँ आई टोल्ड हर, तब उसकी जो दोस्त है उसने बोला आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया नॉट टू रब हर आई, अपनी आंख को मत मलो, अपनी आंख को मत रगड़ो फोर्सफुली विद अ फिंगर। तो क्या आ गया फिर, आर के बाद ये क्यू आ जाएगा। ठीक है ना, और क्यू के बाद फिर पी बचा। तो इस तरीके से कनेक्ट करना है। अब देखो इसमें मान के चलो, सी फ्लश्ड हर आई विद वाटर फॉर 5 मिनट, आई टोल्ड हर नॉट टू रब। अब देखो हमें पता है कि आर के बाद क्यू आना है, क्योंकि सी स्टार्टेड, उसने अपनी आंख को जबरदस्ती रगड़ना स्टार्ट किया, मैंने उसे बताया कि ऐसे जबरदस्ती आंख को मत मलो। तो ये आपस में दोनों कनेक्टेड है, हमें पता है इसके बाद क्यू आना है। तो हमें इन दोनों से ही, मान के चलो पूरा हम नहीं पढ़ रहे, हम इन दोनों से ही पता लगा रहे हैं कि आर के बाद क्यू आ जाएगा। तो इसी के बेसिस पर आर के बाद क्यू होगा, हम 100% श्योर हैं। अब देख लो किस ऑप्शन में आर के बाद क्यू है। इसमें है आर के बाद क्यू, इसमें भी है आर के बाद क्यू, इसमें नहीं है तो ये तो वैसे ही हट गया। आर के बाद क्यू, आर लास्ट में डाल दिया इसमें वैसे ही हट गया। तो ऐसे अगर दो स्टेटमेंट भी आपने पता लगा लिए तो उस बेसिस पर आपको 2 ऑप्शन मिल गए, 2 आपने एलिमिनेट कर दिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है। लास्ट में देख लो, फिर लास्ट में क्या है, उसने अपनी आंखों में पानी 5 मिनट तक पानी को छिड़का। एट लास्ट आफ्टर सम स्ट्रगल, फाइनली कुछ स्ट्रगल करने के बाद पार्टिकल वाज वॉश्ड आउट, पार्टिकल निकल गया, पार्टिकल को धो दिया एक तरीके से, मतलब आंख में से निकाल दिया। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक दूसरे को कनेक्ट कर करके, जब भी कोई चीज दूसरी दे रखी होगी तो उसका रीजन पहले दे रखा होगा। ठीक है। तो मतलब सबसे पहले उस चीज के बारे में आपको बताया जाएगा, तभी उसके बारे में और कुछ नीचे बातें होंगी। सबसे पहले उस चीज का इंट्रोडक्शन करना जरूरी है, तो वो सबसे पहले आएगा। तो इससे रिलेटेड तो इतना ही, ये आप जब थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब बचा है आपका लास्ट टॉपिक, जिसमें कि एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, मिसस्पेल्ड वर्ड। ये आपको तब तक नहीं आ सकते जब तक कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग ना हो। इसके लिए
देखो मिस स्पेल्ड वर्ड, इसके लिए भी मेरे पास एक क्या बोलेंगे कि क्वेश्चन बैंक है एक तरीके से, तो ये मैं पूरा का पूरा आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, एंटोनिम के लिए पूरी वोकैबुलरी मेरे पास है। तो ये बेसिकली इनके लिए कभी भी ये नहीं होता कि आपको एंटोनिम पढ़नी पड़ते हैं, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, आपको ऑप्शन भी पता है, ऑप्शन की हिंदी पता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्वेश्चन की पता है तो सीधा कर दो। तो इसका मतलब मिस स्पेल्ड, इसमें भी वही बात है कि वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो कर दोगे। तो इसकी एक्सरसाइज मैं भेज दूंगा। ठीक है, इन दोनों के लिए वोकैबुलरी भेज दूंगा। ठीक है, इसके लिए भी वोकैबुलरी भेज दूंगा, तो वो आप कमेंट में बता देना। और तो बस वीडियो कैसी लगी ये बता देना।